In this part of the lecture, we shall come to know certain assumptions underlying the use of एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। मतलब एजम्पशंस क्या हैं इसके, यदि हम इसको ऐसे समझे कि रिस्ट्रिक्शन, एक तो हमने आपको हिंट पहले ही दे दिया कि जो भी पैरामीट्रिक टेस्ट है जिसमें एक भी एक टेस्ट है उसमें कुछ कंडीशन तो फुलफिल करना है, लेकिन ये चूंकि डिजाइन से रिलेटेड है, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन और एक्सपेरिमेंटल मेथड सबसे सोफिस्टिकेटेड मेथड माना जाता है, जिसमें ट्रीटमेंट के इफेक्ट को हम बहुत सारे वेरिएबल को कंट्रोल करके करते हैं। मतलब हमको ज़्यादा मेंटेन करके करना है, ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन को फॉलो करना है। तो ये assumption underlying the analysis of variance आर, पहला तो ये assumption of normality, assumption of normality, मतलब डाटा का नॉर्मल होना। और नॉर्मल होने का सीधा मतलब है कि स्कैटरिंग ऑफ डाटा कम हो, वेरिएबिलिटी का मान कम हो। सो द फर्स्ट एजम्पशन इज दैट एजम्पशन ऑफ नॉर्मलिटी, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल इन द पॉपुलेशन अंडर स्टडी इज नॉर्मल। क्योंकि हमको स्टडी डिपेंडेंट वेरिएबल पे करें, तो डिपेंडेंट वेरिएबल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल होना चाहिए। हालांकि एक नाम है इसी सेंस में, ईडेन एंड एट्स, ईडेन एंड एट्स, ईडेन एंड एट्स ने थोड़ी सी सहूलियत दी है, थोड़ा सा नॉर्मलाइज किया है और कहा है कि ईडेन एंड एट्स शोड दैट इवन इफ ए पॉपुलेशन डिपार्ट कंसिडरेबली फ्रॉम नॉर्मलिटी, कंसिडरेबली मतलब ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, लेकिन थोड़ा बहुत यदि है तो। सो ईडेन एंड एट्स शोड दैट इवन इफ ए पॉपुलेशन डिपार्ट कंसिडरेबली फ्रॉम नॉर्मलिटी द इफेक्टिवनेस ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन स्टिल हेल्ड, थोड़ा बहुत से फर्क नहीं पड़ेगा। और ये ऐसा टी के टेस्ट में भी कहा है क्योंकि दीज आर वेरी पावरफुल टेस्ट। तो ईडेन एंड एट्स थोड़ा सा कह रहा है कि थोड़ा बहुत कम नॉर्मल है तो भी काम चलेगा। द एजम्पशन ऑफ नॉर्मलिटी मे नॉट बी कंसिडर्ड इम्पोर्टेंट फॉर द डाटा ऑफ स्टडी, और थोड़ा बहुत है तो उसको सेक्रीफाइस किया जा सकता है। फिर भी ये इसकी न केवल इसकी बल्कि जितने भी पैरामीट्रिक टेस्ट हैं सबके हैं। एजम्पशन ऑफ होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस, देयर एग्जिस्ट होमोजेनिटी, दूसरा होमोजेनिटी किसका, वेरिएंस का, homogeneity of variance, assumption of homogeneity of variance, there exists homogeneity of variance, that is the variance in the different sets of scores do not differ beyond chance। वही जैसे अब 3 ग्रुप है तो सबका स्टैंडर्ड डेविएशन जो हो, तो उस यदि आइडियल कंडीशन तो ये है कि सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा 3 इज इक्वल टू सिग्मा 4 एंड डैश टू सिग्मा ए, ये आइडियल कंडीशन है, वो तो ठीक, और नहीं तो फिर थोड़ा सा, दैट इज वेरिएंसेस आर होमोजीनियस, मतलब वेरिएंस ऐसा हो जो आपस में होमोजीनियस हो, मतलब बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं हो बल्कि जो मान हो एक दूसरे के पास हो। तो ये एक इम्पोर्टेंट एजम्पशन है और इसको ये तो बहुत ज़रूरी भी है। और एजम्पशन ऑफ रैंडमनेस, तीसरा जो है आपका एजम्पशन ऑफ रैंडमनेस, ये रैंडम हम लोग पढ़े भी हैं, वहाँ सैम्पलिंग टेक्निक से पढ़ रहे हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग रैंडम को फॉलो करता है, तो ऑब्वियस है कि इसमें प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक लगेगा और रैंडमनेस को फॉलो करना होगा, तभी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सो द samples of different groups are selected from population by using random method of sample selection। और एक चीज़ और, ये रैंडमनेस बहुत बड़ा अस्त्र है रिसर्च में, एक्सपेरिमेंटल मेथड में, और इसीलिए बहुत सारा आपका जो डिज़ाइन है, आपने डिज़ाइन पढ़ा होगा,
उस सारा डिजाइन में रैंडमनेस से ही, प्री टेस्ट हम नहीं करते हैं, दो ग्रुप को इक्वेट करने में प्री टेस्ट की ज़रूरत नहीं फील करते हैं। रैंडमाइजेशन को यदि हम इम्प्लाई कर देते हैं तो मान लेते हैं कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप दोनों सेम है। सो रैंडमनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू, एंड स्पेशली ये एफ के कैलकुलेशन में, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस के इम्प्लीकेशन में। सो द नेक्स्ट एजम्पशन वाज रैंडमनेस, एंड one more assumption is assumption of difference in mean. Difference in mean. Assumption of difference in mean. There is no significant difference in the means of various samples or groups taken from a population. Assumption of difference in means मतलब there is no significant difference in the means of various samples or groups taken from a population. मतलब जब हम किसी पॉपुलेशन से सैम्पलिंग करके मीन, तो वो जो मीन है, हर सैंपल के अलग अलग जो मीन है, उनके बीच में डिफरेंस नहीं हो, यदि हो तो कम हो, यदि ज़्यादा होगा तो हम एफ टेस्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। मतलब और भी बहुत सारे एजम्पशंस हैं, चूँकि मैं जब शुरू के दिनों में पढ़ाता था तो कहता था कि जो ये पैरामेट्रिक टेस्ट है ये एक बहुत सख्त मदर की तरह है, जो बिना बच्चा के नहाए, और फिर उधर शिथिलता है क्वालिटेटिव रिसर्च की तरफ, और फिर दूसरे जो टेस्ट्स हैं उसमें ऐसी मदर जो चलो बच्चा है वाली भावना रखता है। सो रेस्ट्रिक्शन इज मोर, एजम्पशन मतलब सर्टेन क्राइटेरिया को फुलफिल किए हुए नहीं कर सकते हैं। तो इसके जो 4 एजम्पशन की हम लोगों ने बात की अभी, जो ज़रूरी है, एक तो नॉर्मलिटी का है, लेकिन उसमें ईडेन एंड रेट्स ने थोड़ी सहूलियत दे दी है अपनी स्टडी के आधार पे। फिर होमोजिनिटी, तो पहला रैंडमनेस, दूसरा होमोजिनिटी, पहला आपका नॉर्मलिटी ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल के डाटा का, दूसरा होमोजिनिटी ऑफ वेरिएंस, तीसरा रैंडमनेस, और चौथा नो डिफरेंस एमोंग द मीन्स टेकन फ्रॉम ए पॉपुलेशन, मतलब सिंपल मीन्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होनी चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पार्ट ऑफ द लेक्चर इन विच वी हैव ट्राइड टू अंडरस्टैंड व्हाट एजम्पशंस आर देयर फॉर द इम्प्लीकेशन ऑफ एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। मतलब जब भी हम एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का इस्तेमाल करते हैं तो इस 4 एजम्पशन को कम से कम फॉलो करें। थोड़ी सी नॉर्मलिटी को हम लोग सेक्रीफाइस कर सकते हैं, लेकिन सर्टेन एक्सटेंट तक ही। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पार्ट। थैंक यू।